प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार सार सर एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम जिस विषय को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके बारे में कल हमने जानने का प्रयास किया कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात किस तरीके से तुर्क अमीर सरदारों या ये कहें कि चालीसा मंडल के सदस्यों ने उसकी पुत्री रजिया, जिसे इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल के दौरान ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, उसके स्थान पर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि अय्याश और एक अयोग्य शासक था, कुछ तुर्की अमीर सरदार उसके रवैये से खुश नहीं थे, तो दूसरी तरफ रजिया भी उसके साथ जिस तरीके का तुर्क अमीर सरदारों के द्वारा बर्ताव किया गया उससे खिन्न थी। उसने परिस्थितियों को भांप लिया था और वो मौके की तलाश में थी, और एक समय जो मौका मिला, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि उसने किस तरीके से जब रुकनुद्दीन फिरोज राजधानी से बाहर गया और दिल्ली की जनता के समक्ष उपस्थित हुई और उसने पूर्ववर्ती सुल्तान के उस आदेश को याद दिलाया कि उसे किस प्रकार से उसका उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। दिल्ली की जनता ने पहली बार सुल्तान के चुनाव में हम ये कहें कि भाग लिया और इस तरीके से रजिया ने दिल्ली के तख्त को प्राप्त किया। 1236 में दिल्ली के तख्त पर बैठने के पश्चात रजिया के समक्ष जो कठिनाइयां उत्पन्न हुई, उन कठिनाइयों की हमने विस्तार से चर्चा यहाँ की। किस तरीके से उसने अपने राज्य के अंदर जो अराजकता की स्थिति और भय आतंक का माहौल कायम था, उससे निपटने के लिए कुछ कारगर कदम उठाए। उनमें कहते हैं कि उसने वो तुर्क अमीर सरदार जो उसके विरोधी थे, उन विरोधी सरदारों में उसने किस तरीके से फूट डाली और दो प्रमुख अमीर सरदारों को उसने अपनी ओर मिलाया। कहते हैं कि कबीर खां अय्याज, जो कि लाहौर का सूबेदार था, उसे उसने अपनी ओर मिलाया और सलारी को भी उसने अपनी ओर मिलाने का यहाँ प्रयास किया। इस तरीके से रजिया ने तुर्क अमीर सरदारों का जो एक षड्यंत्रकारी योजना चल रही थी उसे अपदस्थ करने की, उसे विफल किया। लेकिन तुर्क अमीर सरदार अभी चुप नहीं बैठे थे। वो लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि जितने भी प्रांतपति थे, उन प्रांतपतियों से मिलकर के नहीं वो रजिया को अपदस्थ करना चाहते थे, और इनका नेतृत्व करने वाला था ऐतगीन। कहते हैं कि ऐतगीन ने और अल्तुनिया दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी मित्रता थी, और वो इस मौके की तलाश में थे कि किस तरीके से रजिया को सत्ता से हटाया जाए, क्योंकि वो इस बात को भली भांति जानते थे कि राजधानी में रजिया के विरुद्ध अगर किसी प्रकार का विद्रोह किया जाता है तो उन्हें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि रजिया के पास जो सेना थी उस सेना से वो विद्रोह को कभी भी कुचल सकती थी। इसलिए वो चाहते थे कि रजिया को राजधानी से बाहर निकाला जाए, और इसी षड्यंत्रकारी योजना को जब अंजाम दिया गया, कहते हैं कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों में एक साथ अनेक विद्रोह हुए। चाहे हम लाहौर की बात करें, चाहे भटिंडा की बात करें। लाहौर में जब कबीर खां अय्याज के द्वारा जो विद्रोह किया गया, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया एक सेना लेकर के खुद गई और उसने इस विद्रोह का दमन किया। लेकिन जैसे ही वो राजधानी वापस लौटी, षड्यंत्रकारियों के द्वारा दूसरा विद्रोह तुरंत कर दिया गया, और अब जो विद्रोह किया गया वो किया गया भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया के द्वारा। अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए भीषण गर्मी में भी रजिया एक शाही सेना लेकर के भटिंडा पहुंची। कहते हैं कि जब अल्तुनिया की सेना के बीच में और उसके बीच में युद्ध हुआ, उस युद्ध के दौरान रजिया को कैद कर लिया गया, और कैद करने के पश्चात दिल्ली में जो बैठे हुए जो षड्यंत्रकारी जो अमीर सरदार थे, उनके द्वारा जो उनकी योजना थी, उस योजना को यहाँ कार्यान्वित किया गया। कहते हैं कि इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को यहाँ दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया गया, और इधर रजिया को भटिंडा के किले के अंदर कैद कर लिया गया।
रजिया जब कैद हो गई और उसके उपरांत यहाँ बैराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर तुर्क अमीर सरदारों के द्वारा जब बिठाया गया, तो कहा जाता है कि अल्तुनिया, जो कि ऐतगीन का मित्र था और उसे सुल्तान से काफी आशाएं थी, क्योंकि इस विद्रोह में उसने उनका सहयोग दिया था और रजिया को कैद करने में उसकी अहम भूमिका थी। लेकिन बहराम शाह के द्वारा, या ये कहें कि तुर्क अमीर सरदारों के द्वारा, अल्तुनिया को वो उचित सम्मान नहीं दिया गया, या ये कहें कि उसे वो सुविधाएं या वो राज्य नहीं दिया गया जिसकी उसे एक तरीके से हम कह सकते हैं आशा लगाए वो बैठा था। इसलिए उसने यहां एक चाल चली। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रजिया भी यहां अल्तुनिया की कैद से मुक्त होना चाहती थी। तो दूसरी तरफ अल्तुनिया ने रजिया के समक्ष, जैसा कि मिन्हाज-उस-सिराज, तबकाते नासिर का लेखक, जो कि समकालीन लेखक है, जिसने इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारियों के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया है, वो लिखता है कि अल्तुनिया ने रजिया के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि यदि वो उसके साथ में विवाह कर लेती है और विवाह के बाद में दोनों राजधानी पर आक्रमण करेंगे और उसके खोए हुए राज्य को दिलाने में अल्तुनिया उसकी मदद करेगा। रजिया को यह योजना पसंद आई। रजिया और अल्तुनिया ने दोनों ने मिलकर के राजधानी की ओर कूच किया। लेकिन रास्ते में ही भटिंडा के से जैसे ही वो आगे निकले, तो रास्ते में ही बहराम शाह की सेना के द्वारा उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और वो अपनी जान बचा करके भटिंडा की ओर लौट रहे थे कि कैथल, जो कि हरियाणा में है, कैथल के पास में रात्रि के वक्त जब रजिया और अल्तुनिया विश्राम कर रहे थे, तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं, जैसा कि मिन्हाज-उस-सिराज ने कहा है, कि रात्रि के समय कुछ हिंदू डाकुओं के द्वारा इन दोनों की हत्या कर दी। इस तरीके से रजिया, जो कि एक महान शासिका थी, जिसने अपने छोटे से शासनकाल के अंदर, जैसा कि मिन्हाज-उस-सिराज लिखता है कि 3 वर्ष 6 मास 6 दिन का उसका ये जो शासन था, इस शासन अवधि के दौरान उसने जिस तरीके के नवाचार करने का प्रयास किया, जिस तरीके की उसने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण कारगर कदम उठाए, जिस तरीके से हम देखें कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में ये पहली मुस्लिम महिला थी जिसने उन सारी परंपराओं को त्यागा और एक कहें कि महिलाओं होने के साथ साथ उसने इस बात को यहां प्रमाणित करने का प्रयास किया कि महिला किसी भी पुरुष से कम नहीं है, और उसने उन व्यवस्थाओं को न केवल त्यागा बल्कि उसने पुरुषों के समान जो कार्य किए, जैसा कि उल्लेखित है कि वह अपने पिता इल्तुतमिश के समान जिस तरीके के राज कार्यों का निपटारा करती थी, जिस तरीके से वो शिकार खेलने के लिए जाती थी, शाही दरबार का आयोजन करती थी, इससे यहाँ पर एक बात स्पष्ट होती है कि रजिया ने उन दकियानूसी परंपराओं को यहाँ त्याग दिया और उसके स्थान पर उसने मध्यकाल में उसने महिलाओं के लिए एक तरीके से अपनी एक अलग पहचान यहाँ बनाई। कहते हैं कि रजिया का जो एक विशेष कृपा पात्र व्यक्ति था, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब रजिया अल्तुनिया का विद्रोह का दमन करने के लिए निकली थी, तो सबसे पहले इन विद्रोही सरदारों के द्वारा अबिसिनिया का निवासी मलिक याकूत, जिसके प्रति रजिया का विशेष अनुराग था, उसकी सबसे पहले हत्या कर दी गई। और उसकी हत्या के बाद ही रजिया की शक्ति यहाँ हम देखते हैं कि कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि रजिया के साथ वो हमेशा एक कवच की भांति रहता था। लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, फिर भी उसने अल्तुनिया का मुकाबला किया और लास्ट समय पर जब अल्तुनिया ने उसके समक्ष जो विवाह का प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव को उसने माना, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ और ही थी। यहाँ जिस तरीके से डाकुओं के द्वारा अल्तुनिया की और रजिया की हत्या कर दी गई, इस हत्या के बाद हम देखते हैं कि एक महान शासिका का अंत हुआ। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रजिया के पतन के कुछ ऐसे कारण भी निहित थे जिसके कारण उसे
तुर्क अमीर सरदारों का सामना करना पड़ा। आज हम रजिया के पतन के उन कारणों की जब चर्चा करें तो ये देखते हैं कि रजिया के द्वारा जिस तरीके से ताज की शक्ति को निरंकुश बनाने का प्रयास किया गया, सही अर्थों में यदि हम देखें, रजिया ने सुल्तान पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को यहाँ बनाए रखने का प्रयास किया। उसने एक निरंकुश शासक की भांति कार्य किया। उसने तुर्क अमीर सरदार जो कि उससे ईर्ष्या रखते थे, उसे एक महिला के समान ही उसे देखते थे, उसके उन गुणों का इन तुर्क अमीर सरदारों ने, या ये कहें कि 40 मंडल के सदस्यों ने कभी भी उसका सम्मान नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी रजिया ने इन सब के होने के बाद भी लगातार वो अपने राज्य की शांति व्यवस्था, या ये कहें कि उसे सुरक्षित रखने में उसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और एक निरंकुश शासक की भांति उसने कार्य किया। अपने पिता की भांति उसने जो प्रदेश दिल्ली सल्तनत से अपने संबंध विच्छेद कर चुके थे, उन प्रदेशों को पुनः उसने दिल्ली सल्तनत में शामिल करने का कार्य किया। दूसरा कहा जाता है, जैसा कि इसामी लिखता है, इसामी का मानना है कि रजिया का, उसके पतन का जो कारण माना गया है कि रजिया का मलिक याकूत के साथ में जो प्रेम संबंध था वो उसके पतन का एक कारण था। वो स्पष्ट करता है कि जिस प्रकार से रजिया शिकार खेलने के लिए जब बाहर जाया करती थी और एक अबिसिनिया निवासी गैर तुर्की उसे घोड़े पर बिठाता था, उसे घोड़े से नीचे उतारता था और हमेशा उसके साथ रहता था, ये जो दृश्य जो परंपरावादी सोच के उस समय रूढ़िवादी जुड़े हुए, रूढ़िवादी से ग्रस्त जो लोग अमीर सरदार थे, उन लोगों को ये दृश्य एक तरीके से नागवार लगता था। इसलिए उन्होंने रजिया का विरोध किया और वो जल्द से जल्द रजिया को सत्ता से हटाना चाहते थे। उनकी सोच थी कि रजिया एक महिला उनके ऊपर किस प्रकार से शासन कर सकती है। इसलिए उन्होंने रजिया के विरुद्ध कई षड्यंत्र रचे। यद्यपि उसने आरंभिक षड्यंत्रों को तो विफल कर दिया, लेकिन अंतिम जो षड्यंत्र उसके विरुद्ध रचा गया वो तुर्क अमीर सरदारों की एक सोची समझी योजना थी और इस योजना को उन तुर्क अमीर सरदारों ने अपने अंजाम तक पहुंचाया। इसके साथ साथ कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रजिया का नारीत्व होना ही उसके पतन का सबसे प्रमुख कारण था। जैसा कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रजिया के अंदर एक शासक के वो सभी गुण विद्यमान थे, बस कमी थी वो एक नारी थी। यहां नारी को कुछ इतिहासकारों के द्वारा कमजोर आंकने का प्रयास किया गया है। यहां नारी की शक्ति को जो कमजोर आंकने का प्रयास कुछ इतिहासकारों के द्वारा किया गया है, रजिया ने उस समय उस व्यवस्था को चुनौती दी। यद्यपि वो नारी थी, लेकिन उसने जिस तरीके से अपने विरोधी सरदारों को हर समय उसने सबक सिखाने का कार्य किया, उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं को जिस तरीके से उसके द्वारा विफल किया गया, वास्तव में वो एक महान शासिका थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1240 में रजिया का शासन का अंत हुआ और उसके पश्चात बैराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बैराम शाह जो कि 1242 तक दिल्ली की गद्दी पर रहा और 1242 के बाद 1246 तक उसका एक अन्य भाई मसूद शाह, कहते हैं कि इस समय 40 मंडल जो तुर्कान चहलगानी थी वो यहाँ किंग मेकर की भूमिका अदा कर रही थी। जब उन्हें ये लगा कि बैराम शाह उनके हितों को पूर्ण नहीं कर पा रहा है, तब उन्होंने बैराम शाह को भी गद्दी से उतार दिया और उसके स्थान पर उन्होंने मसूद शाह को गद्दी पर बिठाया। मसूद शाह जिसने 4 वर्ष शासन किया, 1246 तक उसके द्वारा जो शासन किया गया, और उसके पश्चात हम यह देखते हैं कि 1246 में नासिरुद्दीन महमूद जो कि इल्तुतमिश का पौत्र था, इल्तुतमिश के इस पौत्र ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया। कहते हैं कि 1246 से लेके 1266 तक
नासिरुद्दीन महमूद ने शासन किया और इस शासन अवधि के दौरान उसे किसी भी प्रकार के यहाँ विद्रोह की, यद्यपि कुछ विद्रोह हुए लेकिन इन विद्रोह को दबाने का जो कार्य किया गया वो 40 मंडल का ही एक सदस्य गयासुद्दीन बलबन, जो कि उसके शासनकाल में वजीर के पद पर था, उसने बड़ी, हम ये कह सकते हैं कि योग्यता के साथ में उसने इस सारा का सारा शासन का संचालन किया। नासिरुद्दीन महमूद जो था वो एक दरवेश प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसके बारे में कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसे कुरान की प्रतियों लिखने की आदत थी। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल के बारे में हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।